नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मनोज सर, योगा टीचर, आपका CBSE 12th योगा का यूनिट 1 में चैप्टर 2 का आज हम डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ आगे जाके इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपका जो चैप्टर 2 का यूनिट 1 का चैप्टर 2 का जो कॉन्सेप्ट है आपका आसनास। तो बेनिफिट ऑफ आसनास, देन आसना क्या है और उसका कंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, तो प्रिंसिपल ऑफ योगा आसना क्या हो सकता है, हमको आसन करने से पहले या उसके समय क्या क्या हमको निगरानी रखना पड़ेगा, क्या हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस सब बारे में हमको इस अध्याय में हमको मालूम पड़ेगा। उसके साथ साथ आसन में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है ये भी इसमें हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो देखते हैं आसन क्या है। पहली बात ध्यान में रखिए, आसन जो कर रहे हैं हमारी दिनचर्या में जितने सारे प्रकार का हम पोस्चर कर रहे हैं, गेस्चर कर रहे हैं, वो हमको आसन बोला गया है। लेकिन हमारे ये मानना है जिसमें हम एक पोजीशन में आराम से बैठ के और उसके साथ साथ हम आराम से ध्यान में लगा के हम कुछ स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे अंदर में जो विकसित होने वाला जितने सारे ऑर्गन हैं, जितने सारा हेल्थ सिस्टम है, वो अच्छी तरह से वर्कआउट करने के लिए, अच्छी तरह से काम में लाने के लिए हम जो पोस्चर में बैठते हैं वो पोस्चर कंफर्टेबल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, महर्षि पतंजलि ऋषि, वो क्या बोला है, स्थिरम सुखम आसनम। तो स्थिर, पहले जो आसन एक होना चाहिए जिसमें हम स्थिर भाव में बैठ सकते हैं और उसमें हम कंटिन्यूटी बैठने के बाद हमको ऐसा बैठना चाहिए जिसमें हमको आराम लगे, ना कि हमको कष्ट लगे। तभी जाके हम आगे जाके इसमें जो आसन में बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, भगवान के पास हम हमारे बात रख सकते हैं। तो जितने सारा स्ट्रेसेस है, डिप्रेशन है, हमारे अंदर में जितने सारा एग्ज़ाम का एंजाइटी है और पैनिक है, जितने सारा चीज़ें हैं, हम उसको धीरे धीरे ये आसन की वजह से हम ओवरकम कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हठ योगा और सब अलग अलग योगा स्क्रिप्ट में अगर हम देखेंगे तो जितने सारा आसनस है तो मोस्ट प्रॉब्ली 84 लाख उसमें आसनस का बारे में बोला गया है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक आसन हम जाएंगे तो हमारे हठ योगा हो गया, अलग से हिरण्य संहिता हो गया, अलग से हाटा रत्नावली हो गया। तो ये सारे चीज़ों में एक स्पेसिफिक आसनास के बारे में बोला गया है जिसमें हम डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करके हमारा हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं और हमारा जो मेंटल एबिलिटी है, स्पिरिचुअलिटी एबिलिटी है, हम उसको ठीक करके और आगे उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो योगासन जो है, देखो अभी योगा आसन बोला गया है, इसमें इकट्ठा बोला गया है, योगा नहीं बोला गया, योग नहीं बोला गया। क्योंकि योग जो है आपने पढ़े होंगे 11th में, योग का जो ट्रेडिशन है वो आपका 4 स्ट्रीम में पार्ट डिवाइड हो गया है, जिसमें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, देन उसके साथ साथ फॉलोड बाय पतंजलि योगा ट्रेडिशन, देन हठ योगा ट्रेडिशन, ऐसे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, योगा आसन। तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि के हिसाब से यम नियम आसना, जो आसन जो है ये 3rd एलिमेंट है अष्टांग योगा में। तो उसको करने के टाइम में हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें आज डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात तो होता है कि ब्रीदिंग। जब भी हम आसन करेंगे, हमारा आसन जितना सारा मूवमेंट होना चाहिए
उसके मूवमेंट के साथ साथ हमारा ब्रीदिंग के पैटर्न भी ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम उसमें पजल है, कन्फ्यूज़न है, तो बेहतर होगा आराम से नाक से सांस लेना है, सांस छोड़ना है। मुंह से अगर कोई इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर दिया जाएगा तो मुंह से लेना है, मुंह से छोड़ना है। ब्रीथिंग के बारे में और एक चीज़ क्या है, आपके पास एक टेक्निकल टीचर होना चाहिए, उनके पास अच्छी तरह से ब्रीदिंग एंड बॉडी मूवमेंट का कॉम्बाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आप आसन में मास्टरी पा सकते हैं। और सेकंड में क्या है आपका अवेयरनेस। तो अवेयरनेस क्या है आपका, जब भी हम करते हैं, ठीक है, जब भी हम करते हैं, जो कोई आसन का हम पोस्चर करते हैं, इसका कहाँ कहाँ पे हमारा, मान लीजिए हम एक बैक बेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जो हाथ उठा के स्टैंडिंग पोस्चर हो या सिटिंग पोस्चर हो, हम जो पीछे से बैक बेंडिंग करते हैं, हमारा जो स्पाइनल कर्व होता है, तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा मसल्स कैसा प्रेशर हो रहा है, हमारा स्पाइनल जो वर्टेब्रा है, ठीक है, जो वर्टेब्रा जो है वो किस तरह फ्लेक्सिबिलिटी में आ रहा है, कौन कौन सा मसल उसमें काम कर रहा है, वहाँ पे जो स्ट्रेच आ रहा है कहाँ कहाँ तक जा रहा है, कहाँ कहाँ हमको पेन लग रहा है, कहाँ पे उसका फ्लेक्सिबिलिटी जा रहा है, कितना दूर तक हम कर सकते हैं, हमारा बॉडी कितना अलाउ करेगा करने के लिए। तो आज ये बिगनर ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम कुछ आसन कर रहे हैं, हम उसमें नहीं कर पा रहे हैं, आगे जाके वह हमको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आपको इमिडिएटली शवासन में आ जाना चाहिए। या नहीं तो आपका योगा गुरु जो है, आपके पास जो योगा टीचर जो है, उनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है आसन अभ्यास में, ठीक है। जब भी हम आसन करते हैं तो हमारे बॉडी में स्टिमुलेशन होता है, जितने सारा मसल्स है, ऑर्गन है, लिम्स है, बोन है, वो सारे काम में लाया जाता है, उसको हम काम में ला के अभ्यास करते हैं। लेकिन रिलैक्सेशन एक ऐसा चीज़ है जो हमने प्रैक्टिस किया था, उसका जो रिजल्ट पाने के लिए हमको रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। तो आसन एक ऐसा चीज़ है, आपका स्टिमुलेशन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन ये होना ही चाहिए। इसीलिए रिलैक्सेशन के लिए हम ज़्यादातर हम स्पेसिफाई करते हैं कि शवासन में जाना ही चाहिए, शवासन में कुछ देर तक रहना चाहिए। सेकेंड में देखते हैं सीक्वेंस में क्या है आपका, अगर हम हठ योगा के बारे में सोचते हैं, अभी हम देखते हैं षटकर्म जो पहले हम पढ़ा था यूनिट 1 में, चैप्टर 1 में, तो जिसमें क्रिया था पहले। तो पहले क्या होता है ना, क्रिया, फिर जाके हम आसनस, फिर जाके हम प्राणायाम, फिर जाके हम धारणा, देन ध्यान समाधि, ऐसे ही आपको सीक्वेंस में करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हठ योगा। लेकिन ये बात मैं मेंशन कर रहा हूँ, आज ये बिगनर, हम टीचर जो बोलते हैं अब पहले उसको फॉलो करना है। अगर हम आज बिगनर और क्रिया इमीडिएटली हमको रिफ्लेक्ट नहीं हम कर सकते, इसीलिए पहले हम आसन करेंगे, कुछ 6 महीने 7 महीने तक ठीक से प्रैक्टिस करने के बाद हम क्रिया करेंगे, धीरे धीरे क्रिया में हमारा ग्रिप होगा, फिर जाके हम उसको सीक्वेंस को फॉलो करने से अच्छा है। देन काउंटर पोज ऐसा चीज़ है, मान लीजिए हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, हमको फॉरवर्ड बेंडिंग करना चाहिए, क्योंकि हम जो पीछे से स्ट्रेन दे रहे हैं, फिर आगे जाके हमारा मसल्स भी, आगे हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो हमारा मसल्स जो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। नहीं तो क्या है, एक चीज़ को एक पोस्चर को हम लगातार प्रैक्टिस करने के टाइम में हमारा मसल्स, हमारा बोन, हमारा टेंडन मसल्स, ये सारी चीज़ें ना बहुत उसमें स्ट्रेन आएगा, पेन आएगा, और कंटिन्यूसली वहाँ पे पेन धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा और डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी पोस्चर हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पोस्चर जो है, हमारा शरीर में पूरा सम बैलेंस में हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। सॉरी। देन टाइम ऑफ प्रैक्टिस ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सुबह करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है 4:30 से लेकर 6:15, 6 साढ़े 6 तक, तो उसके अंदर में हम प्रैक्टिस करते हैं,
तो बहुत ही अच्छा है। अगर हमको टाइम नहीं मिलता है तो हम शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 से लेके 6 या 6:30 तक, तो उसमें भी बहुत अच्छा है। लेकिन आज सेडेंटरी लाइफस्टाइल में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट टाइम निकाल के एक पर्टिकुलर टाइम में आपको प्लानिंग करना है और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर प्लेस में ही आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है हम उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी देखिए क्या होता है ना, हमारा इतना बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, वहाँ में बायोलॉजिकल जितना सारा चेंजेस होता है, मूवमेंट रहता है एक लेडी के अंदर, उस टाइम में आसन जो है वो करना मना है। लेकिन प्रीनटल देन पोस्टनटल स्पेसिफिक बहुत सारे सिंपलिसिटी आसन है जो योगा एक्सपर्ट है वो प्रेगनेंसी लेडी को दे सकते हैं। हम अगर हम कोई लेडी प्रेग्नेंट है, हम उनको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि तुम ये आसन करो, क्योंकि उनके लिए हार्म हो सकते हैं। ठीक है। देन एज लिमिटेशन, योगा में एज लिमिटेशन नहीं है। एक छोटा सा बच्चा 3 साल का बच्चा कर सकता है, एक 90 साल का वृद्ध वयस्क भी वो कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, बॉडी के हिसाब से, बॉडी एंड एज के हिसाब से हमारा आसन जो पैटर्न रहता है धीरे धीरे चेंज हो जाता है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। अगर कोई एडवांस प्रैक्टिस कर रहा है, अगर हमारा एज 60 हो गया या 40 हो गया, तो हमको एडवांस प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहिए। हमको सिर्फ हमारा प्राणायाम, धारणा, ध्यान उसमें कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर कोई हम युवा अवस्था में है, मान लीजिए अभी आपकी उम्र है, जैसे आप 17 ईयर्स हो, 18 ईयर्स हो, 16 ईयर्स हो या 15 ईयर्स हो, तो उसमें क्या होता है ना, आपको अच्छी तरह से ग्रिप मिलता है, अच्छी तरह आपका बोन फ्लेक्सिबिलिटी है, बोन स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, सब कुछ है। आप आराम से एडवांस प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्लेस ऑफ प्रैक्टिस एक वेरी इंपॉर्टेंट है आसनस में, जिसमें आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहना चाहिए, अच्छी तरह से हवा आना चाहिए, वहाँ पे जितना सारा एयर है वो पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, साउंड भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें ना सिनेरियो होता है, आपको कैसे आपका माइंड पीस देगा, तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। देन ब्लैंकेट ऑफ योगा मैट होना चाहिए, क्योंकि हम ज़मीन में नहीं करेंगे। ज़मीन में हम अगर करेंगे, एक चीज़ होता है ना, हमारा जो प्राणा एनर्जी वाइटल फोर्स वो धीरे धीरे लूज होने लगता है। तो क्या होता है, हम एक अच्छी तरह से एक मैट लगा के तो हम प्रैक्टिस करेंगे, तभी क्या होता है, बेनिफिट क्या है, अगर हमारा नी कहीं किसी गलती में नी जोर से लग गया फ्लोर में, तो मैट वजह से वो नी में हमको पेन नहीं आएगा। मान लीजिए हम एक पोस्चर कर रहे हैं, हम धड़ाम के गिर गए, तो हमको ज़्यादा चोट नहीं लगेगा, पेन नहीं होगा। लेकिन अगर ज़मीन में करेंगे तो हमको ये दिक्कत होने लगेगा। तो क्लॉथ्स जो है हमारा, तो ढीला कपड़ा रहना चाहिए, पूरा बॉडी को कवर करना चाहिए, तो थोड़ा हल्का सा एयर भी जैसे जाना चाहिए उसके अंदर में। अगर स्वेटिंग आता है वो स्वेटिंग ठीक से भी एवापोरेट होना चाहिए, ना कि अंदर में स्टोर रहना चाहिए, जैसे सिल्क वगैरह हो गया, कटन कपड़ा होना चाहिए। सो एम्प्टी द बाउल, अगर हम सुबह करते हैं या शाम को करते हैं, तो हम जो खाना खाते हैं ना, वो ठीक से अच्छी तरह से हमारे पेट के अंदर से साफ हो जाना चाहिए। ठीक है। स्टूल हमारा अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए। हाँ, तो आपका मोशन ठीक से क्लियर होना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर मोशन ठीक नहीं है तो हमारा जो आसन जो मूवमेंट करेंगे धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन में इम्पैक्ट डालेगा, जो कि आगे जाके तकलीफ होगा। ठीक है। डिजीज के बारे में आगे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट, डू नॉट स्ट्रेन, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए एज ए बिगिनर। क्या होता है, जो आसन हम कर रहे हैं, मान लीजिए एक कैमल पोज कर रहे हैं, उष्ट्रासन, तो उसमें क्या होता है, एक अच्छी तरह से बैक बेंडिंग होके हम लीन डाउन पोजीशन में हमारा एंकल को पकड़ के या हमारा हेड जो है फीट को डाल के, फीट के ऊपर डाल के हम रहते हैं।
वो सारे एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन हम उसमें नहीं कर पा रहे हैं, वो फाइनल पोस्चर हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है, जितना हो सकेगा हाथ के सपोर्ट से हम थोड़ा पीछे से बेंड करेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारा बॉडी पेन आ जाएगा, हमारा बॉडी ठीक होने से पहले गड़बड़ी हो जाएगा, तो ख़राब हो जाएगा। इस बारे में हमको सोचना चाहिए। एम्प्टी स्टोमक जैसे खाना खाने के बाद 2 या 3 घंटे के बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। मान लीजिए अगर 2-3 घंटे में आपका पेट खाली नहीं हुआ, आपका पेट ठीक आपको लग रहा पेट भरा हुआ है, तो उस टाइम में भी आसन करना अवॉइड है। तो आपका पेट अच्छी तरह से खाली रहना चाहिए, तभी जाके हम आसनस लगा सकते हैं। डाइट, आसन एक ऐसा चीज़ है, हमारा स्ट्रेंथ स्टामिना बढ़ाता रहता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता रहता है, स्ट्रेचेबल्स बढ़ाता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ डाइट भी अच्छी तरह से रहना चाहिए। समभाव डाइट, जैसे सात्विक, राजसिक, तामसिक का सम डाइट, ठीक है, ये डाइट होना चाहिए हमारे आज के डे टू डे लाइफस्टाइल में। लेकिन अगर कोई योगा को अच्छी तरह से फॉलोअप करता है तो हमारा डाइट पूरा सात्विक रहना चाहिए। आपने 11 में ये चीज़ें पढ़ा होगा। नेक्स्ट चलते हैं तो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा आसना, ठीक है। तो क्या होता है हेल्थ बेनिफिट्स? इम्प्रूव पोस्चर, आप जो आसन कर रहे हो आज वो स्टार्टिंग में कर नहीं पा रहे हो, और मान लीजिए हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, पादाहस्त आसन कर रहे हैं, टो को टच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो नोज़ है हम नी को घुटनों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं लग रहा है। अगर वो प्रैक्टिस हम कंटिन्यू रख रहे हैं ठीक टाइम में, ठीक प्लेस में, तो मान लीजिए 1 महीना 2 महीने के अंदर में हमारा नाक जो है घुटनों में लग जाएगा, हमारा जो चेस्ट है नी के ऊपर रहेगा, हमारा जो पूरा एब्डोमेन है पूरा थाई के ऊपर रहेगा, हम जो पूरा टो को नहीं पकड़ पा रहे थे वो टो को हम पकड़ पाएंगे। तो ये इम्प्रूव पोस्चर भी ऐसा रहता है। तो देन सेकंड क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए टाइम के अंतराल में ना अगर हम उस प्रैक्टिस को लगातार करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो हमारा जो बॉडी स्टिफनेस था वो फ्लेक्सिबिलिटी में आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, पतंजलि ने क्या बोला है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि। ये हमेशा ध्यान में रखना है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, ठीक है। देन नेक्स्ट, बिल्ड्स मसल स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली हम अगर मान लीजिए सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, मयूरासन डाल रहे हैं, वक्रासन डाल रहे हैं, ठीक है, एनी योगा आसना, उसमें हमारा जो पोस्चर हम फाइनल पोस्चर में जाते हैं, कुछ देर तक होल्ड करते हैं, तो हमारा धीरे धीरे मसल स्ट्रेंथ होने लगता है, उसके साथ साथ स्टामिना भी डेवलप होने लगता है। देन बूस्ट मेटाबॉलिज्म। ऑब्वियसली जितना सारा आसन, मान लीजिए अर्धमश्चिंद्रासन हो गया, कैमल पोज हो गया, धनुरासन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म को परफेक्ट कराता है, ठीक है। हेल्प इन लोअरिंग ब्लड शुगर, जिन लोगों का डायबिटीज़ है, जिन लोगों का शुगर का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। देन और एक चीज़ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़ से जो लोग प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उनके लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये शुगर का कंडीशन एक स्पेसिफिक आसना, स्पेसिफिक डाइट, स्पेसिफिक पोस्चर, स्पेसिफिक डाइट प्लान, प्रैक्टिस प्लान के द्वारा ठीक हो सकता है। देन एज लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे एज लिमिटेशन ही नहीं है, ठीक है। कीप डिजीज एट बाय, अगर हम परफेक्ट प्रैक्टिस रखेंगे पूरा लॉन्जेविटी के लिए, तो हमारे अंदर में जितना सारा डिजीज़ होना चाहिए, बाहर के इन्फ्लुएंस में जितना सारा बैक्टीरिया है, वायरस है, तो हमसे वो दूर रहेंगे। आप थोड़ा गेस लगा सकते हैं, अभी जो कोरोना काल में जितना सारा कोरोना पीरियड में जितना सारा योगा का फॉलोअर है, योगा प्रैक्टिशनर है, उनको मेरी हिसाब से, मेरी नज़र से शायद उनको आज तक कोरोना नहीं हुआ है। तो ये एक होता है योगा बेनिफिट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, ठीक है। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ,
मेरे द्वारा ये हो सकता है, मुझे ये अच्छा लगेगा और मैं आगे बढ़ के सब कुछ काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका जो योगा के माध्यम से धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगेगा। इम्प्रूव लंग फंक्शन, देखिए अगर हम इम्प्रूव लंग फंक्शन के देखते हैं तो वहाँ पे जैसे पेस मेकर आ गया, नहीं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात आ गया जब कोरोना टाइम में ना, नहीं तो क्या होता है, इसीलिए जब अगर कोई योगी या योगिनी योगा प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए लंग फंक्शन आराम से काम करता है, क्योंकि उनका जो एयर इनटेक है वो ज़्यादा रहता है नॉर्मल पीपल के छोड़ के। ठीक है, नॉर्मल पीपल जितना लेते हैं उनसे ज़्यादा रहता है, मोर देन मान लीजिए आपका 2 to 3% मिनिमम ज़्यादा रहता है, इसीलिए उनका लंग फंक्शन अच्छी तरह से रहता है। और जो लोग प्राणायाम में उनका कंट्रोल है, मास्टरी है, तो उनका लंग फंक्शन बहुत ही अच्छा है। 99% से लेके 100% तक ये श्योरिटी हो सकता है उनका लंग फंक्शन बहुत अच्छा है। हेल्प्स यू स्लीप बेटर, ऑब्वियसली अगर हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इतना सारा आसन फॉलो करेंगे, स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन को फॉलोड बाय रिलैक्सेशन के साथ साथ मेडिटेशन करेंगे, हमारे अंदर में जितना सारा स्ट्रेस है, थॉट है, एंजाइटी है, वो सारे धीरे धीरे रिमूव होने लगेगा। तभी जाके हमारे अंदर में आराम से समभाव में स्लीप, जो एक अच्छी तरह से डीप स्लीप, वो हमारे अंदर में क्रिएट होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आपका हेल्थ बेनिफिट ऑफ योगा आसना था और प्रिंसिपल ऑफ योगा आसना, देन मीनिंग ऑफ योगा आसना था। थोड़ा और देखते हैं आगे जाके, तो आसनास, ठीक है, कितने टाइप का आसन रहता है आपका, बेसिकली स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, सुपाइन लाइन, प्रोन लाइन, देन बैलेंसिंग, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये आपका ये बेसिक टाइप ऑफ आसना हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। और मेरा ये व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, अगर आपको अच्छा लगे इस ग्रुप में जोड़ने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, तो मैं ग्रुप बना के आगे जाके जितना सारा आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा या आया है हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। धन्यवाद।